नमस्कार, स्वागत है आप सबका दिन भर की तमाम बड़ी और अहम खबरों के साथ। मैं हूं कवींद्र। शुरुआत इस वक्त की हेडलाइन से। आर्थिक सुधार के मोर्चे पर सरकार को अहम कामयाबी। बीमा कानून संशोधन विधेयक लोकसभा से मंजूर। विदेशी निवेश की सीमा 26 से बढ़कर 49% का प्रस्ताव। लोकसभा से कोयला खान संशोधन विधेयक मंजूर। सरकार ने कहा नीलामी में पारदर्शिता से राज्यों को होगा फायदा। दूसरे दौर की नीलामी शुरू। निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू का नहीं होगा प्रसारण। केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा मामले की होगी जांच। तिहाड़ जेल के डीजी से रिपोर्ट तलब। अरविंद केजरीवाल के संयोजक पद से इस्तीफे पर फैसला नहीं। आम आदमी पार्टी की पीएसी से हटाए गए योगेंद्र यादव। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में फैसला। और महंगाई में नरमी के बाद रेपो रेट में 0.25% की कटौती। होम लोन सस्ता होने की उम्मीद। अर्थव्यवस्था में आएगी रफ्तार। और आइए देखते हैं हमारी पहली खबर। लोकसभा ने आज बीमा विधि संशोधन विधेयक पारित कर दिया। विधेयक के कानून बनने पर बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 26% से बढ़कर 49% हो जाएगी। सरकार ने कल ये बिल लोकसभा में पेश किया था। अहम आर्थिक सुधार माने जाने वाला ये बिल 2008 से लंबित था। बिल पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने कहा कि देश में बीमा क्षेत्र की मौजूदगी बहुत कम है। बीमा कंपनियों को पूंजी की जरूरत है और एफडीआई की सीमा बढ़ने से पूंजी आएगी। हालांकि इस बिल को राज्यसभा से पास कराने में सरकार को खासी मुश्किलें आ सकती हैं। पिछले हफ्ते राज्यसभा में सदस्यों ने इस बिल को वापस लेने पर कड़ी आपत्ति दर्ज की थी। इसके बाद सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े थे। मंगलवार को बीमा संशोधन बिल को लोकसभा में पेश करने पर भी विपक्ष ने आपत्ति जताई थी। विपक्षी दलों का कहना है कि इस बिल पर राज्यसभा में सिलेक्ट कमेटी की रिपोर्ट आ गई है और इसीलिए इस बिल को लोकसभा में पेश करना सही नहीं है। हालांकि सरकार की दलील है कि वो अध्यादेश के बदले लाए गए बिल को किसी भी सदन में पेश कर सकती है। पिछले साल दिसंबर में बीमा कानून में संशोधन के लिए अध्यादेश लाया गया था। There, if you have a basic understanding of what it takes to grow the insurance market, you will understand fully well that it is absolutely important for us to secure all the capital flows that we can and get capital flows up to 49% so that we can attract this capital to grow the industry. Because to grow insurance, because this is a financial sector. And we argued in the UPA's bill that it's enough for the insurance companies to raise money through the FDI route alone and the need for FII does not arise. Putting both FII and FDI together raises troubling questions because it leaves Indian markets vulnerable and subject to global insecurities, instabilities which we had resisted in the past. After all, हालांकि इस बिल को लेकर तमाम विपक्षी दल विरोध में है और असल जो चुनौती है वो राज्यसभा में से पास कराने को लेकर होगी। इसीलिए केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने कहा है कि राज्यसभा में अगर कांग्रेस ने सहयोग नहीं किया तो बीमा विधेयक को पारित कराने के लिए सरकार संसद के संयुक्त सत्र को बुलाने पर भी विचार कर सकती है। Our hope would be that the Congress would support it, though after the debate in the Lok Sabha today, there is a real question mark there. We'll have to see how all of that unfolds. But of course, you know, if the bill is defeated in the Rajya Sabha, having been passed in the Lok Sabha, that does open an opportunity for a joint session. और इस पूरे मसले पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार हरवीर सिंह, जो कि एडिटर हैं moneyभास्कर.com से। हरवीर, स्वागत है आपका। सबसे पहले तो इस बिल को लेकर तमाम तरह की बातें हो रही थी। यूपीए सरकार में भी एक बड़ा आर्थिक सुधार के कदम के तौर पर देखा जा रहा था। सरकार ने लोकसभा में से पास जरूर करा लिया है। किस तरह से बदलाव होगा अगर ये कानून की शक्ल लेता है, राज्यसभा में से आगे पास किया जाता है? असल में देखिए, जो आपका पश्चिमी देश जो है अमेरिका और बाकी, उनका मानना है कि इंडिया को अपना फाइनेंशियल सेक्टर खोलना चाहिए। बैंकिंग है, इंश्योरेंस है, ये दो बड़ी चीज़ें हैं। मार्केट तो आपका एफआईज उसमें आता है पैसा, तो उसमें यह है कि बीमा के लिए भारत में बहुत पोटेंशियल है। बहुत ही पेनिट्रेशन बहुत ही कम है अभी, तो कंपनियों के लिए मार्केट बहुत बड़ा है। और ये 26% खोलने की जो शुरुआत की गई थी तब पीछे, उसके नतीजे बहुत बेहतर नहीं रहे हैं। अभी भी जो प्राइवेट कंपनी आई हैं स्टेक लेकर के, उसमें कई तो जो विदेशी कंपनियों का इक्विटी थी वो बेच के चली गई हैं। तो मतलब बहुत ही कारगर नहीं रहा, ना कोई उनको मार्केट में इतना बड़ा शेयर मिल पाया है। और इंडियन कंपनीज भी देख रही हैं
कि उनको पैसा लगाना है, तो वो इस उम्मीद में है कि ये इक्विटी का जो रेशो है ये बढ़ जाएगा, 49% होगा तो उनको फॉरेन कैपिटल मिल जाएगा। कुछ कंपनियां तो इस तलाश में है कि वो एग्जिट कर जाए, थोड़ा उनको प्रीमियम मिल जाए। तो ये थोड़ा सा जैसे होता है ना कि जैसे स्पेक्ट्रम में लेकर के कंपनियों ने किया, जब विदेशी कंपनी आई तो अपना हिस्सा बेचा और कितने हजारों करोड़ लेकर के कई एक दो ग्रुप तो ऐसे थे जो हमेशा नुकसान में रहते थे, लेकिन अब वो अच्छा खासा उनको पैसा मिला और वो अपना आगे बढ़ गए। ये भी एक इसमें खेल है। लेकिन ये बात भी सच है कि हमारे देश में बीमा का जो पेनिट्रेशन है उसका स्तर बहुत कम है। उसको बढ़ाने में कुछ तो फायदा मिलेगा अगर ज़्यादा कंपनियां होंगी, लेकिन ये बीच बीच में सवाल उठे हैं प्राइवेट कंपनियों का, जो अभी भी जो उनका कामकाज का तरीका है और क्लेम सेटलमेंट का मसला है उसको लेकर के सवाल उठे हैं। क्योंकि भारत के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर जो जनसंख्या एक बड़ा हिस्सा है जो कि मैं कहूँ कि पढ़ा लिखा नहीं, और ऐसे में विदेशी कंपनियां जिस तरह के इसमें टर्म्स और शर्तें लागू होती हैं या फिर मैं कहूँ कि बहुत बारीकी कानूनी प्रावधान होते हैं, उसके जरिए क्या एक आम आदमी को इसमें लूटने का खतरा कम है या ज्यादा है? देखिए, एक तो ये कहा भी जाता है बार बार, जब भी विज्ञापन आता तो उनको कहा गया, अभी IRDA ने बोला कि भाई आपको बताना पड़ेगा बीमा जो है आग्रह की विषय वस्तु है, ध्यान से प्रोस्पेक्टस पढ़े। ये सब जुमले हैं, इनका कोई जमीन पे कोई मतलब नहीं होता। पहले क्या हुआ था कि वो यूलिप्स वगैरह के प्रोडक्ट आए थे, उसमें बहुत नुकसान लोगों को उठाना पड़ा और उसमें फिर सेबी और IRDA का काफ़ी झगड़ा हुआ, कैसे सेटल करें। नए प्रोडक्ट्स लाए गए उसके बाद, क्योंकि बीमा के नाम पर आपने मार्केट के प्रोडक्ट्स बेच डाले थे। तो ये सब चीज़ें हैं, इसमें देखना पड़ेगा, क्योंकि क्या है कि जो वेस्टर्न मार्केट है उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं और हमारे यहाँ अभी भी जो कॉमन मैन है उसको बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं है। ये टर्म इंश्योरेंस है, ये एंडोमेंट है, इसमें इतना रिटर्न आएगा, ये पेंशन बेस्ड प्रोडक्ट है क्या, तो तमाम सारे इतना घालमेल है, उसके बारे में जागरूक करने की तो बहुत ज़रूरत है ही है। लेकिन जैसे अभी ये शशि थरूर कह रहे थे, एक इशू ये भी आता है कि वल्नरेबिलिटी तो थोड़ी बढ़ती है, क्योंकि जो वेस्टर्न मार्केट है, फाइनेंशियल मार्केट्स, उसमें इतने प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स और ये सब चीज़ें चलती हैं जिसका नुकसान तब भी हुआ था। और जो 2008 के जो क्राइसिस आई थी, फाइनेंशियल क्राइसिस, उसमें कई बीमा कंपनियां ध्वस्त हो गई। जो AIG का उदाहरण हमारे सामने है, क्योंकि ये आगे जाकर के पैसे को किस तरीके से इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अभी हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट को लेकर के काफ़ी अभी कड़ी शर्तें हैं रेगुलेटर की, तो ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सरकार इसमें आगे बढ़ती है। और जो बात आपने कही है, असली सरकार का जो टेस्ट है वो तो राज्यसभा में होना है, वहाँ उनके पास बहुमत है नहीं। और जिस तरीके से यूनाइटेड अपोजिशन है और कल एक विधेयक सरकार को एक अमेंडमेंट पे जो है मुखी खानी पड़ी है, तो उसमें जो तनाव है रूलिंग पार्टी और अपोजिशन के बीच वो इस वक्त चरम पर है। और जब तक या तो ये लोग कोई बीच का रास्ता निकालें, ऐसे में कांग्रेस से सहयोग की दरकार ये लोग कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस ऑब्लाइज करेगी नहीं करेगी, बड़ा टेढ़ा काम हो जाएगा। क्योंकि इसके आगे जो सबसे इससे भी बड़ा क्रूशियल जो बिल है वो है लैंड एक्विजिशन बिल में जो अमेंडमेंट किए हैं। तो कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि जो अपोजिशन यूनाइटेड है उस यूनिटी को तोड़ करके कुछ आधे में बार्गेन करें। तो असली टेस्ट सरकार का वहीं शुरू होगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है, वो है कि एक संयुक्त सत्र का। और जिस तरीके से अब तक का रुख रहा, मैं इस सत्र में कहूँ कि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह के रिश्ते रहे हैं विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच में, उससे उम्मीद बहुत कम दिखती है कि कोई सहयोग करने को शायद तैयार होगा। नहीं, देखिए, उसके पहले तो ये भी होगा कि लोकसभा में तो बहुत ज़्यादा डिबेट डिस्कशन इस पर नहीं हुआ, क्योंकि मेजोरिटी सत्ता पक्ष के साथ में बड़ा आसान था वहाँ पारित कराना। लेकिन राज्यसभा में जब बिल जाएगा, पहले बिल को डिफीट कराना पड़ेगा आपको। जब तक वहां पर बिल गिर नहीं जाएगा तब तक आप संयुक्त सत्र नहीं बुलाएंगे। और जब राज्यसभा में इसके ऊपर डिस्कशन डिबेट होगा तो काफी मसला बड़े जोर शोर से ये चलेगा। तो ये अपने आप में पहले सरकार को काफी असहज होना पड़ेगा, अदरवाइज और कोई रास्ता नहीं। ज्वाइंट ऐसा नहीं कि वहाँ नहीं हो रहा तो आप सीधा ज्वाइंट सेशन में चले जाएं, वो तो संभव नहीं है। अपोजिशन बहुत सारे अमेंडमेंट खड़े कर सकता है इसमें, उस पर सरकार को जवाब देना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा उनको। तो ये अभी बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले। इसमें एक और मैं कहूँ कि लकूना इसमें दिखता है कि इस तरीके से पहला जो बिल था उसको सिलेक्ट कमेटी को भेजा गया, उसके बाद वो आता है, उस पर चर्चा अभी होनी बाकी है राज्यसभा में, प्रॉपर्टी राज्यसभा की। इस बिल में कुछ नया होगा, कुछ नए शब्दों के साथ इसे इंट्रोड्यूस किया गया है। लेकिन अगर ये बिल राज्यसभा में जाता है और वहां से सिलेक्ट कमेटी के रास्ते की तरफ बढ़ा दिया जाता है, तो क्या ये माना जाए कि एक बार फिर से एक अरसा, एक वक्त लगेगा उसे आगे बढ़ने में? अब असल में यही देखने वाली बात होगी। एक तो यही सवाल उठेगा, जो पहले से बिल राज्यसभा की हाउस की प्रॉपर्टी है तो वो तो माना जाता है कि हाउस की प्रॉपर्टी है। अब इसको नए सिरे से सरकार किस तरीके से इंट्रोड्यूस करेगी, और फिर वहाँ पर जो आपने कहा कि ये तो दबाव होगा ही विपक्ष का कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाए। अब कैसे सरकार उस रास्ते से बचती है और
क्योंकि बहुत दबाव है। एक्चुअली जब प्रधानमंत्री पहली बार अमेरिका गए थे उस वक्त भी ये सरकार की तमाम सारी कोशिश थी कि ये किसी तरीके से इंश्योरेंस में ये बिल पास हो जाए, और ये बहुत ही सीनियर जो फंक्शनरी है सरकार के, उन्होंने कुछ लोगों के बीच में बातचीत पे इस बात का जिक्र किया, लेकिन कांग्रेस नहीं चाहती कि ऐसा हो पाए कि जब ये वहाँ जाए, तब भी नहीं हुआ। उसके बाद फिर कोशिशें चलती रही हैं, लेकिन अब जाकर के फिर सरकार ने ऑर्डिनेंस जब लेके आ गई सरकार, तो ऑर्डिनेंस को आपको कानून में कन्वर्ट करने का तो आपको पारित कराना ही पड़ेगा। तो काफ़ी जद्दोजहद आने वाले दिनों में इस पर हम लोगों को देखने को मिलेगी। चलिए रणवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए। देखना होगा कि इस पूरे बिल को लेकर जो सफर है आगे वो कैसा रहता है, और जिसके संकेत सरकार दे रही है कि ज्वाइंट सेशन की बात भी कर रही है, अगर उसकी नौबत आती है तो हालात किस तरह के बनते हैं। ये थी हमारी पहली खबर। छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार दिन भर की दूसरी बड़ी खबरें। This is Great White Run of Kutch, particularly this patch of white desert, which is extremely close to the Indo-Pak border, which is about 14-15 kilometers from here. Indo-Pak borderline at a place where you do not blink. Border security force right at the westernmost point of India. Rare and exclusive coverage of the Sir Creek zone. We are now slowly entering into the interior-most parts of the Sir Creek area. And rare footage of world-famous Flamingo City in ruins. Nature's fury, now a security risk. क्या सबसे बड़ी समस्या होती है आइसोलेशन की। The logistics to the troops which are deployed in the forward locations, also the floating BOPs. Watch a very exclusive episode of the National Security Border Security Force in the mysterious run of Kutch. Hello and a warm welcome to this special edition of To The Point. Joining me now is a veteran Congress leader and the Chief Minister of Assam, Mr. Tarun Gogoi. The way the BJP is making inroads, along with the support of the RSS cadres, they are playing the Hindu card and gaining foothold in the rural bastions. I am definitely worried because they are playing the Hindu cards. Why is he perceived as a reluctant prince of Congress who doesn't No, want to? these are media perception. So you already said that everything is on paper. There are no delivery of promises made by the central government. Socially they are very nice, but I want some in practice in the ground real. Watch To The Point with Assam Chief Minister Tarun Gogoi, only on Rajya Sabha TV. The guest this week with us is Mr. Ram Madhav, the National General Secretary of the BJP. Article 370 is something that, how are you taking a long-term view on this? We have different opinion, but for the sake of giving a government, we are saying we will maintain the present constitutional provisions. APSPA, I mean, you're using the word examining the denotified or the disturbed areas. On APSPA, I would say we have left the issue to union government to take a final view. After the Delhi performance, was there some kind of a pressure or some kind of a more heavy deliberation on now we should really seriously look and J&K sort out our problems, come together? We have kept the negotiations completely insulated from all other extraneous factors. Watch The Quest with BJP's National General Secretary Ram Madhav, only on Rajya Sabha TV. लोकसभा में आज कोयला खान संशोधन विधेयक 2015 पारित हो गया। सरकार का कहना है कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला खानों के आवंटन में पारदर्शिता आएगी। कोयला खदानों की नीलामी के लिए पिछले साल अध्यादेश जारी किया गया था। वहीं कोयला खदानों की नीलामी प्रक्रिया का दूसरा चरण भी आज से शुरू हो गया। कोयला मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि इस विधेयक के कानून बनने से कोयला उत्पादन करने वाले राज्यों को फायदा होगा। उन्होंने विपक्ष की कई शंकाओं को दूर करने की कोशिश भी की। डिपार्टमेंट के लोग मेंबर्स हैं, उस टेक्निकल कमेटी द्वारा डिसाइड किया गया कैसे इसको किस पर्पस के लिए किया जाए। कोई भी ब्लॉक स्टील से पावर में नहीं ट्रांसफर किया।
लोकसभा में बहस के दौरान विपक्ष ने सरकार से कई मुद्दों पर सफाई मांगी। कांग्रेस, टीएमसी, सीपीएम और बीजेडी ने राज्यों को मिलने वाली रॉयल्टी की समय सीमा का मसला भी उठाया। Consult with the concerned coal-bearing state when you are determining what will be in a regulated sector, what will be in a non-regulated sector. Personally, you may be interacting with the government, but this should be in the law, because in future, it is not that you will be continuing in this ministry, somebody else will come. Okay. There are 5 states which have 90%, 99% of the coal reserves. What about the rest of the 25 states, sir? Our union is bound together by a very delicate promise that each state has made to each other. That's why the constitution makers did not provide national resources in the state list, sir. इस विधेयक पर विपक्ष ने कई संशोधन पेश किए थे, लेकिन सभी संशोधन खारिज हो गए। विपक्ष ने पिछले साल अध्यादेश लाने के लिए सरकार की आलोचना की थी। श्याम सुंदर, राज्यसभा टीवी। निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू को लेकर बनी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर सरकार ने रोक लगा दी है। केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज संसद में कहा कि इस मामले की जांच की जाएगी और भविष्य में जेल में बंद दोषियों के इंटरव्यू की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस बीच केंद्रीय गृह मंत्रालय डॉक्यूमेंट्री निर्माता के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने पर भी विचार कर रही है और इसके लिए दिल्ली के उपराज्यपाल और पुलिस कमिश्नर की नॉर्थ ब्लॉक में मीटिंग बुलाई गई। सम्मानित सदस्यों को मैं ये भी स्पष्ट कर देना, केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने तिहाड़ जेल में बंद गैंग रेप के दोषी मुकेश कुमार के इंटरव्यू मामले में राज्यसभा में बयान दिया। उन्होंने बताया कि बीबीसी की इस डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर पाबंदी लगा दी गई है। गृह मंत्री ने कहा कि रिसर्च के नाम पर जेल में हुए इंटरव्यू की जाँच होगी। कल जो ही इस घटना के बारे में मुझे जानकारी मिली, मैं व्यक्तिगत रूप से बहुत ही हर्ट हुआ था और तुरंत इस संबंध में जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज हैं उनसे सीधे बात की थी और आवश्यक हमने इंस्ट्रक्शंस दिए थे और मैंने कहा किसी भी सूरत में यह टेलीकास्ट नहीं किया जाना चाहिए और कल ही रात को कोर्ट में जाकर वहां से आदेश प्राप्त किया गया कि यह अब जो कुछ भी टेलीकास्ट किया गया है इसे रिलीज नहीं किया जाए। इससे पहले सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विभिन्न दलों के सांसदों ने निर्भया कांड के दोषी के इंटरव्यू मामले पर सरकार से सफाई मांगी। हालांकि इंटरव्यू के प्रसारण के मामले पर सांसदों की राय भी बटी हुई है। I don't want any more assurances. 3 साल तक मैं इस विषय पे बात नहीं की, मगर आज बाध्य हूँ। आप प्लीज बताइए, आप इमीडिएट एक्शन क्या लेंगे और कब तक लेंगे? There is an issue of who gave the permission and all that, but the reality is what the man spoke reflects the views of many men in India. And why are we shying away from that? अच्छा हुआ कि ये डॉक्यूमेंट्री बनी है, इसलिए कि हिंदुस्तान के करोड़ों आदमियों को मालूम हुआ कि वो रेपिस्ट की तरह सोचते हैं। अगर ये गंदा लग रहा है तो उन्हें अपनी सोच बदलनी चाहिए। लोकसभा में भी सांसदों ने ये मसला उठाया। This is the thinking, unfortunately. We need to have programs in our schools, ma'am. We need to have programs in our schools so that mindset change is brought about, and also with the elders of the village, because those are generations which have already reached a point right from childhood, so that they respect women, they realize consent belongs to the women, and the right to how she dresses, how she speaks belongs to her. गृहमंत्री राजनाथ सिंह ने इस मामले में तिहाड़ जेल के महानिदेशक को भी तलब किया। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कहा कि बीबीसी के साथ इंटरनेट पर भी इसके प्रसारण को रोकने के बारे में कदम उठाए गए हैं। पुलिस ने तिहाड़ प्रशासन को नोटिस भेजा है और आपराधिक धाराओं में मामला भी दर्ज किया है। मीडिया के प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया वाले हैं, सबको इसकी खबर देने की कि हमारी चेष्टा रहेगी। और उसके अलावा जहाँ पर ये इंटरनेट पे पड़ा है उसको ब्लॉक करवाने के लिए हम अब कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा जो है बीबीसी को भी हम खबर देंगे ताकि और अन्य चैनल जिनका इस डॉक्यूमेंट्री को चलाने का प्रोग्राम था ताकि वो इस डॉक्यूमेंट्री को ना चलाएं, उनको कोर्ट के ऑर्डर के बारे में जानकारी दी जाएगी। इंडियाज डॉटर यानी भारत की बेटी नाम से बनाई गई डॉक्यूमेंट्री का बीबीसी के चैनल 4 और एनडीटीवी पर एक साथ 8 मार्च को महिला दिवस के मौके पर प्रसारण किया जाना था। बीबीसी के स्वतंत्र फिल्म निर्माता और निर्देशक लेस्ली वुडविल ने यह डॉक्यूमेंट्री बनाई थी। तिहाड़ प्रशासन का कहना है कि शर्त के मुताबिक डॉक्यूमेंट्री को तैयार होने के बाद उन्हें नहीं दिखाया गया है। कृति मिश्रा के साथ प्रणब गोस्वामी, राज्यसभा टीवी।
केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह के मुताबिक बेमौसम बारिश से देश के कई राज्यों में लगभग 50 लाख हेक्टेयर जमीन में फसलों को नुकसान पहुंचा है। राज्यसभा में अल्पकालिक चर्चा के दौरान उन्होंने कहा कि राज्यों को हर संभव सहायता और मुआवजा मुहैया कराया जाएगा। कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने माना कि बीते दिनों हुई बेमौसम बारिश से कई राज्यों में रबी की फसल को भारी नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि फसल को हुए नुकसान का आकलन किया जा रहा है और किसानों को फसल बीमा के साथ केंद्रीय सहायता मुहैया कराई जाएगी। जो राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की आमदनी बीमा योजना की हमने घोषणा की है वो लगभग अंतिम चरण में है और निश्चित रूप से जो अगला वित्तीय वर्ष नया वित्तीय वर्ष शुरू होगा उस समय तक हम निश्चित रूप से इस देश में नई कृषि आमदनी बीमा योजना हम इस देश में लाने वाले हैं। सदन के माध्यम से देश के किसानों को हम ये बताना चाहते हैं। मंगलवार को शुरू हुई इस अल्पकालिक चर्चा के दौरान विभिन्न दलों के सांसदों ने किसानों की दिक्कतों पर चिंता जाहिर की। इन सांसदों ने सरकार से राज्यों को विशेष राहत पैकेज मुहैया कराने के साथ किसानों के ऋण को भी माफ किए जाने की मांग की। आपकी टीम भी जाए, राज्य सरकार के जितने भी एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं या जो जिम्मेदार लोग हैं उनका एकदम कॉन्क्लेव बुलाइए। आत्महत्या गए साल जितनी हुई उससे इस वक्त बढ़ गई है। मराठवाड़ा में आत्महत्या होती नहीं थी। गए साल 300 लोगों की आत्महत्या हुई, इस साल 600 650 लोगों की आत्महत्या हुई है। किसान को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना बहुत जरूरी है। आपको इस सदन में इस बात की घोषणा करना चाहिए हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को कि 60 साल होने के बाद जैसे कर्मचारी रिटायर हो जाता है, अधिकारी रिटायर हो जाता है, 60 साल के बाद किसान को निश्चित पेंशन सुनिश्चित करना चाहिए। बेमौसम बारिश और ओले पड़ने से उत्तरी और मध्य भारत के कई राज्यों में गेहूं, सरसों और दालों की फसल को काफी नुकसान हुआ है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और पीटीआई के मुताबिक योगेंद्र यादव को आम आदमी पार्टी की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी से हटा दिया गया है। दिल्ली में आज हुई पार्टी कार्यकारिणी की बैठक के बाद योगेंद्र यादव को हटाने का फैसला लिया गया। पार्टी के थिंक टैंक माने जाने वाले योगेंद्र यादव को किसान मोर्चे की जिम्मेदारी भी दिए जाने की खबरें हैं। पहले ये खबरें आ रही थी कि खुलकर पार्टी की कार्यशैली की आलोचना करने के लिए योगेंद्र यादव और प्रशांत भूषण के खिलाफ पार्टी कार्रवाई कर सकती है। और इस बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ओर से पार्टी के संयोजक पद से हटने के बारे में कोई पुख्ता जानकारी नहीं है। 21 सदस्यों वाली कार्यकारिणी में अरविंद केजरीवाल मौजूद नहीं थे। और बात आरबीआई की, जिसने होली का तोहफा देते हुए होम लोन और दूसरे कर्ज सस्ता होने का रास्ता साफ कर दिया है। रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में आज 4.25% की कटौती की है, जिसके बाद बैंकों ने भी ब्याज दरों में जल्द कटौती के संकेत दिए। आरबीआई के इस कदम से सरकार और उद्योग जगत दोनों खुश हैं। आम बजट पेश होने के 4 दिन बाद ही आरबीआई ने ब्याज दर में कटौती के फैसले से सबको चकित कर दिया। आरबीआई ने रेपो रेट में 4.25% की कमी कर इसे 7.5% कर दिया है। इससे पहले 15 जनवरी को रेपो रेट में 4.25% की कटौती की गई थी। कैश रिजर्व रेशियो को 4% पर बरकरार रखा गया है। सरकार का कहना है कि आरबीआई के इस कदम से आर्थिक गतिविधियों में तेजी आएगी। The EMI is coming down significantly. If you have a housing loan, you have a car loan, you have a motorcycle loan, you're putting more money in the pockets of consumers. When you put more money in the pockets of consumers, consumption goes up, and as consumption goes up, obviously the economy has a real opportunity to get moving in the near term. रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा कि महंगाई दर में आई कमी अनुमान से अधिक है। उनका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2015-2016 की पहली छमाही में मुद्रास्फीति नरम रहेगी, जबकि अगली छमाही में ये बढ़कर 6% के आसपास पहुंच जाएगी। रिजर्व बैंक के मुताबिक विकास दर में भी उछाल के संकेत मिलने लगे हैं। Both, in fact, if you read the RBI statement, it really echoes what we've said in the economic survey that, we should still view India as a recovering economy. केंद्रीय बैंक ने पहली बार शेयर बाजार खुलने से पहले रेपो रेट में कमी का ऐलान किया, जिसका असर बाजार पर भी दिखा। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स ने पहली बार 30,000 और निफ्टी ने 9,100 का स्तर छुआ। हालांकि कारोबार खत्म होने पर दोनों ही सूचकांक में गिरावट दर्ज की गई। जानकारों के मुताबिक रिजर्व बैंक के कदम का असर विकास पर दिखेगा। रियल एस्टेट इंडस्ट्री में तेजी आ जाएगी, साथ ही साथ जो है ऑटोमोबाइल्स की सेल में तेजी आ जाएगी। वो कहीं ना कहीं पूरी इकोनॉमी को तेजी देगी, जीडीपी के अंदर ग्रोथ दे देगी।
रिजर्व बैंक 7 अप्रैल को मौद्रिक नीति का ऐलान करने वाला है। इससे पहले रेपो रेट में कमी के फैसले ने सबको खुश कर दिया है। बैंकों ने भी आरबीआई के फैसले का स्वागत किया है और इसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने की बात कही है। कृति मिश्रा, राज्यसभा टीवी। और अब बात स्वाइन फ्लू की, जहां पर 40 और लोगों पर है। देश में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 1198 पहुंच चुकी है। वहीं इसकी चपेट में आने वाले मरीजों की संख्या 22,000 को पार कर चुकी है। स्वाइन फ्लू का सबसे ज्यादा कहर गुजरात में है। मंगलवार को राज्य में 9 और लोगों की मौत हो गई। इसके साथ ही बीमारी से मरने वालों का आंकड़ा 292 तक पहुंच गया। राजस्थान में इससे अब तक 286 से ज्यादा जाने जा चुकी हैं। वहीं मध्य प्रदेश में 168 और महाराष्ट्र में 170 लोगों की अब तक मौत हुई है। पिछले दिनों हुई बारिश और तापमान में कमी आने से स्वाइन फ्लू का खतरा एक बार फिर से बढ़ गया। अस्पतालों में बड़ी संख्या में मरीज पहुंच रहे हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार H1N1 से पीड़ित लोगों का मुफ्त इलाज करेगी। हमारा ये प्रयास है कि इस मामले में केवल सरकारी अस्पताल नहीं तो जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स है वहां पर भी जो लोग ट्रीटमेंट लेंगे उनके दवाई या एसेंशियल्स के जो पैसे वो हम लोग रीएम्बर्स करेंगे। और हमने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को भी ये कहा है कि वे H1N1 के पेशेंट्स को एडमिट करें और उनके ऊपर तुरंत उपचार करें। चीन इस साल अपने रक्षा बजट में करीब 10% का इजाफा करेगा। हालांकि ये दर पिछले 5 साल में सबसे कम हो सकती है। पिछले साल चीन के रक्षा बजट में विकास दर 12.2% थी और यह करीब $130 बिलियन था। नेशनल पीपल्स कांग्रेस की प्रवक्ता ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि चीन की राष्ट्रीय सुरक्षा और उसकी सेना के आधुनिकीकरण के लिए और पूंजी निवेश की जरूरत है, जिसमें आधुनिक उपकरण, पनडुब्बी और स्टेल्थ विमान शामिल हैं। इस बारे में आंकड़े गुरुवार को आने वाली बजट रपट में जारी होंगे। चीन अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा रक्षा क्षेत्र में खर्च करता है। भारत ने इस साल अपने रक्षा बजट में करीब 11% का इजाफा किया और ये करीब $40 अरब है, जो कि बजट का 1/3 है। भारतीय विदेश सचिव एस जयशंकर दक्षिण यात्रा के अंतिम पड़ाव में आज अफगानिस्तान पहुंचे। राजधानी काबुल में जयशंकर ने अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी और मुख्य कार्यकारी अब्दुल्ला से मुलाकात की। विदेश सचिव का दक्षिण देशों का दौरा पड़ोसी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाने की भारतीय नीति का हिस्सा है। अफगानिस्तान के विदेश सचिव से मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय और द्विपक्षीय मुद्दों पर बात हुई। साथ ही पिछले साल दक्षिण सम्मेलन के दौरान भारत की ओर से की गई पहलों की भी समीक्षा होगी। विदेश सचिव का अफगानिस्तान दौरा इस लिहाज से भी अहम है कि तालिबान और आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच बातचीत की कोशिश हो रही है। ऐसे में क्षेत्रीय स्थिरता और शांति के मसले पर भारत के रुख से अफगानिस्तान को बताया जाएगा। इससे पहले विदेश सचिव भूटान, बांग्लादेश और पाकिस्तान की यात्रा कर चुके हैं। तो खबरों के सफर में इतना ही। नमस्कार।